हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, वॉर और रीजनल कन्फ्लिक्ट वहाँ के कॉमन पीपल के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है शिप एफएसओ सेफर। नाम सेफर है, लेकिन अब यहाँ के लोगों के लिए ये बिल्कुल सेफर नहीं बचा है। इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इवन आपको ये गूगल मैप्स और गूगल अर्थ पे भी साफ साफ दिख सकता है। इसकी लोकेशन हम बताएंगे और बताएंगे इसके पीछे की हिस्ट्री और अभी करंट में इससे वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल इन्वायरमेंट है, फ्लोरा एंड फौना है, उसको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं आने के समय में, उसके बारे में बताएंगे। कितना बड़ा ये टाइम बॉम्ब है। यस, इट इज़ अ टाइम बॉम्ब। इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी टाइम बॉम्ब का नाम दे दिया है। और आगे चलकर क्या होने वाला है इसके बारे में हम जानेंगे और कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप पे क्या है, और बहुत ईजी है, इसको आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो ये है इंडिया, यहाँ पर आपका इंडिया है। और इंडिया के जब हम वेस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये रहा आपका ओमान, ये ओमान है। ये है आपका यूएई, और ओमान के ठीक नीचे यानी कि अब बगल में कह सकते हैं यमन पड़ता है। यमन की राजधानी सना यहाँ पर है, और सना के पास एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है अल हुदायत। अल हुदायत सिटी के पोर्ट, जो अल हुदायत सिटी का जो मेन पोर्ट है उसका नाम तो अलग है, लेकिन अल हुदायत पोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल हुदायत पोर्ट में ये रहा अल हुदायत पोर्ट लिखा भी है। और ठीक यहीं पर हमारा पार्क्ड है, जिसको हम मूअर कह सकते हैं, मूअर्ड है शिप एफएसओ सेफर। एफएसओ सेफर नाम है इसका, सेफर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑयल स्पिल होता है तो सोच लीजिए कि इस पूरे सी पोर्ट को ये ऑयल से भर देगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, हूती रिबेलियन है, तो वो पहले से भी कुछ नहीं कर रहे थे और अब भी कुछ नहीं करेंगे, तो ये पूरा जो कोस्ट लाइन है ये बर्बाद करके रख देगा ये ऑयल, क्योंकि 1 मिलियन बैरल ऑयल यहाँ पर स्टोर है। इसकी पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए। रेड सी में अल हुदायत सिटी है और यहीं पर हमारा ये पड़ता है। ये रहा रेड सी और ये है हमारा अल हुदायत सिटी, और यहीं पर हमारा ये शिप। तो दोस्तों, अभी जो आपने शिप देखा वो 360 मीटर लॉन्ग यानी कि 1181 फीट लंबा और 34 स्टोरेज टैंक रखने वाला एक शिप है, जिसको जापान ने 1970 में बनाया था। इसको 1980 में यमन की सरकार को दे दिया गया, और इसका मेन मकसद था कि यहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर किया जाए और इसको एक्सपोर्ट किया जाए टू डिफरेंट कंट्रीज। इसको हिटाची जॉसन कॉरपोरेशन ने बनाया था। अब आपको बता दें कि 2015 में जब हूती विद्रोही, जो यमन का एक रिबेलियन फोर्सेस है, जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है यमन की, उसके खिलाफ है। अब आपको बता दें, जब हूती विद्रोही 2015 में अचानक से इन आसपास के पोर्ट को आए, उन्होंने हमला किया और इस पूरे पोर्ट को अपने हक में कर दिया। तब ये जो शिप था वो वहीं पर स्थित था और इससे एक्सपोर्ट किया जाता रहता था। तो जब हूती विद्रोही ने इसको देखा तो इट वाज जस्ट लाइक अ बिलियन ऑफ रुपीज़ फ्लोटिंग इन द वाटर। मतलब कि उनको लगा कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ पानी में बह रहे हैं और इसको हम बचा लेंगे, अपने हक में कर लेंगे। लेकिन उनको इस चीज़ों की जो बारीकी थी, जो इम्पोर्टेंस थी इस शिप की, वो नहीं पता चला। कितना ये वल्नरेबल है, कितना शिप को प्रॉब्लम हो सकती है आगे अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इस बात का हूती विद्रोही को बिल्कुल पता नहीं था। अब अगर हूती विद्रोही की बात करें और यमन का पूरा इतिहास देखें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और हमारे ट्रैक से हम हट जाएंगे। उसकी हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी जानना केवल ये है कि हूती विद्रोही ग्रुप है जो यमन की करंट के गवर्नमेंट के खिलाफ है, और वो 2015 से यमन के आसपास की बड़े बड़े पोर्ट्स और इनफैक्ट कैपिटल सिटी को भी अपने हक में रखा हुआ है। तो अब करंट में हूती विद्रोहियों के पास भी ये जो शिप है वो उनके अंडर ही आता है, और जो यूनाइटेड नेशन है इवन वो भी हूती विद्रोहियों से ही बात कर रहा है इस शिप के निगोशिएशंस के बारे में। तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, जो ये शिप है इसके अंदर करीब 1 मिलियन बैरल तेल है, और ये तेल बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में है। इसके अमाउंट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पूरे दिन में, पूरी कंट्री में जितना अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज़ होता है, उतना ही पेट्रोल इस
शिप में इस समय करंट में मौजूद है। तो देखिए प्रॉब्लम अब यहाँ नहीं उभरती है, प्रॉब्लम ये आती है कि हूती फोर्सेस भले इसको रखी हुई है लेकिन शिप का जो मेंटेनेंस है 2015 के बाद से बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब कि 2015 के बाद से यहाँ पर एक मैकेनिक तक नहीं गया है, 5 साल से इस शिप का रिपेयर्स नहीं हुआ है। और अभी करंट में अल जजीरा के रिपोर्टर्स ने ये बताया कि इस शिप में फ्यूल लीकेज स्टार्ट हो गया, यानी कि लीकेज अब तेजी से उस शिप के अंदर स्टार्ट हो गया। भले अभी फ्यूल बाहर नहीं आया है पानी पर, लेकिन शिप के अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज होने लगा है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और बहुत ही क्लियर हो रही है कि इस पूरे जो शिप था इसमें इनर्ट गैस का बहुत बड़े चैम्बर्स बनाए गए थे, जिससे क्या हो कि कोई भी इनफ्लेमेबल गैस जनरेट ना हो और कोई भी हादसा ना हो। लेकिन अभी करंट में क्योंकि रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस शिप का, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनर्ट गैसेस जो थी वो लीक कर गई हैं और अब उस पूरे टैंकर में इनर्ट गैसेस नहीं बची हैं और सिर्फ अब यहाँ पर खाली हो गई है पूरी शिप। और अब बहुत ज़्यादा रिस्क है कि फ्लेमेबल गैसेस जनरेट हो सकती हैं, जिससे बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अब आते हैं कि आसपास के लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या है। तो जो मैंने आपको मैप दिखाया था उस पर ध्यान से आप देखे होंगे तो आसपास एक बहुत ही हैविली फोर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं, हैविली लोगों का वहाँ पर सेटलमेंट्स हैं। और इससे क्या होगा कि मान लीजिए ऑयल स्पिल होता है तो सबसे पहले डेंजरस होगा, इन्फ्लेमेबल चीज़ पानी पे आ जाएगी और जरा सी चिंगारी पूरे रीजन को जला के खाक कर देगी। इसके अलावा वहाँ की जो मैरीन लाइफ है वो और भी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है अगर ऑयल स्पिल होता है। और कलेक्शन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अभी रशिया में करंट में ऑयल स्पिल हुआ था, इतना टाइम कहा जा रहा है कि 2030 तक उसको ढंग से कलेक्शन होगा। तो ये अगर हो गया तो सोच लीजिए क्या होगा। आपको बताते हैं कि 1989 में एक्सॉन वाल्देज नाम का एक डिज़ास्टर हुआ था जिसमें करीब बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ था और अब ये माना जा रहा है ये जो हादसा होगा वो उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एंड फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन कि क्या यूनाइटेड नेशंस अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, क्या हूती विद्रोहियों की आंखें नहीं खुली हैं? तो इसका जीता जागता आंसर ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने कई सालों से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी एक टीम भेजने के लिए और उन्होंने हूती विद्रोहियों से बात की थी कि आप मुझे एक्सेस दें और हम जाकर उसकी जो रैकेज है उसको सही करें, उसका मेंटेनेंस करें। लेकिन हूती विद्रोहियों ने उसको मना कर दिया। इसके 2 सीधे रीज़न हैं। एक ऐसा रीज़न है जो हूती विद्रोही ऊपरी तौर पे दे रहे हैं और दूसरा रीज़न भीतरी तौर पे वहाँ की रीजनल प्रेसेस बताती हैं। अब ऊपरी तौर पे जो उनका जो सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक आंसर ये है कि जो यूएन अपनी टीम भेज रहा है वो बहुत ही फ्यूटाइल है, यानी कि वो लोग उतने एक्सपीरियंस नहीं है जो उस रैकेज को सही कर पाएँ, उस पूरे टैंकर को मेंटेनेंस कर पाएँ और बहुत ही इनएक्सपीरियंस वो बंदे भेज रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मलेशिया से टीम आ रही है वो बहुत ही ख़राब टीम है, उनको बिल्कुल पता नहीं है टैंकर को कैसे सही करना है। और कई बात ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन डिप्लोमेट्स जो है उनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं हूती विद्रोही इस बात में सही है। यूनाइटेड नेशंस को अगर जरा सा भी चांस मिलता है तो उनको ढंग की टीम भेजनी चाहिए। अब दूसरा मुद्दा जो भीतरी तौर पे ये है कि हूती विद्रोही अब इस शिप में कोई भी प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो इस शिप में तेल है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि इतने सालों से शिप खड़ा है, तेल बिल्कुल भी यूज़ हो नहीं रहा था। 5-6 साल से तेल पड़ा हुआ है तो तेल उतनी क्वालिटी हाई नहीं रह गई। दूसरा उनका ये मानना है कि अगर आप आएंगे, एक्सेस आपको मैं देता हूं तो आपको पैसा हूती विद्रोही को देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। और उन्हें ये लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस आया तो जो इसका पैसा होगा वो सऊदी अरेबिया को चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हूती विद्रोही ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने ये एक्सेस दिला दिए तो उसका पैसा सऊदी अरेबिया का हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो कंपनीज थी वो पहले पार्टनरशिप में काम करी थी इस टैंकर की कंपनी के साथ और उसका पैसा उन्हीं को जाएगा। तो इससे हूती विद्रोहियों को क्या लाभ? तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही फार अपनी सींग नज़रों को देखते हुए अब उन्होंने ये लगा लिया कि हम इसमें कोई भी एक्सेस नहीं देंगे और अब बहुत बड़ी ट्रेजिडी की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं। एक और एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं और मैं भी सोचता हूँ ये सही है कि यूनाइटेड नेशंस अभी करंट में और सब मुद्दों के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि इस छोटी सी बात को जो बहुत बड़ा रूप ले सकती है इस पे उसका ध्यान ही नहीं गया। बहुत से यूरोपियन डिप्लोमेट्स और इवन बड़े बड़े राजनीतिक कहते हैं कि यूएनएससी को और अच्छे मेजर्स लेने चाहिए थे 2015 में ही।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं और इसके बारे में और नए वीडियोज़ बनाएंगे, तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।